नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत हिस्से पर बात करने वाले हैं। हम्म। एक राजसी विवाह जो बालकांड में आता है। और इसके लिए हमारे पास संपूर्ण रामायण, विषय रामायण की उत्पत्ति और राजसी विवाह नाम का एक छोटा सा लेख है। कहने को तो बस कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल बातें बहुत गहरी छिपी हैं इनमें। सही बात है। और आज हम यही करने वाले हैं। मतलब सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि इन पंक्तियों में जो काव्य है, जो भावनाएं हैं और जो सांस्कृतिक महत्व है, हाँ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये विवाह सिर्फ एक घटना क्यों नहीं है, बल्कि ये पूरे महाकाव्य की नींव कैसे रखता है। चलिए इस पर और गहराई से उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये पंक्तियां हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो स्रोत की शुरुआत होती है शीर्षक से, बालकांड, दिव्य जन्म और विवाह। ये शीर्षक हमें सीमे कहानी के उस हिस्से में ले जाता है जहां श्रीराम और उनके भाइयों के जीवन का शुरुआती दौर दिखाया गया है। हाँ, लेकिन मेरा पहला सवाल यहीं से उठता है। पूछिए। बालकांड मतलब बचपन का अध्याय। हाँ, इसमें उनके जन्म, शिक्षा और शुरुआती पराक्रम का जिक्र है। और फिर इस अध्याय के अंत में अचानक से इतने बड़े और भव्य विवाह का प्रसंग क्यों? ये कहानी के इस हिस्से में कैसे फिट होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये हमें सीधे इस घटना के महत्व पर ले जाता है। बालकांड जो है वो श्रीराम और उनके भाइयों के जीवन की तैयारी का चरण है। तैयारी। हाँ, इसमें उनका दिव्य जन्म होता है, वो गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते हैं, फिर विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध करते हैं, अपनी वीरता साबित करते हैं। बिल्कुल, ये सब एक राजकुमार को आप कह सकती हैं राजा बनने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है एक तरह से। एक तरह से हाँ, और विवाह उस प्रशिक्षण के एक चरण का समापन है। समापन। हाँ, उनके ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी जीवन का अंत और गृहस्थ जीवन की शुरुआत। भारतीय परंपरा में ये एक बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये राजकुमारों का समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। तो बालकांड के अंत में से रखकर कवि ये संकेत दे रहा है कि अब वो तैयार हैं। हाँ, कि राजकुमार अब तैयार है, उनका बचपन का अध्याय पूरा हुआ और अब वे दुनिया के मामलों में कदम रखने जा रहे हैं। मतलब ये एक तरह का ग्रेजुएशन है जिसके बाद असली जीवन शुरू होता है। हाँ, कह सकते हैं। और इसी घटना से कहानी को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। बिल्कुल, इस विवाह के बिना तो रामायण की कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। यही वो घटना है जो अयोध्या और मिथिला को जोड़ती है और भविष्य की सभी घटनाओं के लिए मंच तैयार करती है। आपने जो ये मंच तैयार करने की बात कही ना, मुझे लगता है स्रोत की पहली काव्य पंक्ति उसी मंच की नींव की बात करती है। हाँ? कौन सी? इसमें लिखा है राजसी विवाह, अयोध्या और मिथिला का हुआ ये पावन मिलन, चारों भाइयों ने किया 4 राजकुमारियों का वरण। बहुत सुंदर। इस पंक्ति में पावन मिलन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ एक पवित्र विवाह है या इसके पीछे कोई और परत भी है? शायद राजनीतिक। यहाँ पावन शब्द के कई मतलब हैं। पहला तो धार्मिक है ही, कि ये एक पवित्र मिलन था जिससे देवताओं का आशीर्वाद मिला था। ठीक है। लेकिन इसका एक गहरा मतलब 2 महान राज्यों का गठबंधन भी है। उस जमाने में विवाह सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता था, 2 परिवारों का होता था। 2 परिवारों और 2 राज्यों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया होता था। अयोध्या जो कौशल राज्य की राजधानी थी, एक शक्तिशाली राज्य था, और मिथिला राजा जनक का राज्य, वो अपनी आध्यात्मिकता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो ये शक्ति और ज्ञान का संगम था। क्या बात है, बहुत सुंदर कहा आपने। ये एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक गठबंधन था। सोचिए, इस एक विवाह से अयोध्या ने पूर्वी दिशा में अपना एक बेहद वफादार और ताकतवर सहयोगी बना लिया। सही बात है। ये भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक बड़ा सहारा था। इसलिए ये मिलन सिर्फ शुभ नहीं बल्कि पावन था, क्योंकि ये धर्म, राजनीति और भावना तीनों स्तरों पर एक आदर्श गठबंधन था। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी पंक्ति का दूसरा हिस्सा भी उतना ही ध्यान खींचता है, जहां लिखा है चारों भाइयों ने किया 4 राजकुमारियों का वरण। हाँ, ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ राम और सीता का विवाह नहीं था। एक ही मंडप में 4 भाइयों की शादी हुई। ये महज एक संयोग था या इसका भी कोई गहरा सांकेतिक मतलब है? देखिए, महाकाव्यों में कुछ भी सिर्फ संयोग नहीं होता। अच्छा। 4 भाइयों का एक साथ विवाह
उनके अटूट बंधन को दिखाता है, उनकी साझा नियति को। साझा नियति, हाँ। अब देखिए, वे जीवन के हर बड़े पड़ाव पर एक साथ हैं। उनका जन्म लगभग एक साथ होता है, उनकी शिक्षा एक साथ होती है, और अब उनका विवाह भी एक साथ हो रहा है। यह उस पारिवारिक एकता की नींव रखता है जिसकी परीक्षा बाद में कहानी में बार बार ली जाएगी, खासकर वनवास के दौरान। सही है। यह एक तरह से दुनिया के सामने ऐलान है कि ये चार भाई सिर्फ भाई नहीं बल्कि एक इकाई हैं। तो ये उनके अटूट रिश्ते की एक सामाजिक और धार्मिक मोहर थी। क्या कमाल की बात है। तो ये मिलन राजनीतिक भी था, पारिवारिक भी, और जाहिर है माहौल भी वैसा ही शानदार और जश्न से भरा होगा। हाँ बिल्कुल, अगली पंक्तियां यही बताती हैं। पंक्तियां है, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की सजी बारात, खुशियों की वर्षा हुई और हुआ सुखों का पात। यहाँ जो शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे खुशियों की वर्षा, ये बहुत काव्यात्मक है। क्या ये सिर्फ लिखने का एक सुंदर तरीका है या कवि हमें कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहा है? मतलब बारिश तो पानी की होती है, खुशियों की वर्षा का क्या मतलब है? पहली नजर में ये सिर्फ एक अलंकार लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक मेटाफर। लेकिन महाकाव्यों में प्रकृति कभी भी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो एक किरदार की तरह होती है। जब कुछ बहुत शुभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता और प्रकृति भी उस खुशी में शामिल होते हैं। अच्छा, खुशियों की वर्षा कहने का मतलब है कि ये आनंद इतना ज्यादा था, इतना सर्वव्यापी था कि वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया और फिर आशीर्वाद के रूप में बरसने लगा। वाह! ये इस बात पर जोर देता है कि ये विवाह सिर्फ एक सांसारिक घटना नहीं थी, ये एक दिव्य घटना थी जिसे स्वर्ग से भी मान्यता मिल रही थी। अच्छा, तो ये उस घटना को एक कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और सुखों का पात, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? पात का मतलब तो पत्ता या आगमन कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब है सुखों के एक नए युग का आगमन। जैसे पतझड़ के बाद वसंत में नए पत्ते आते हैं, वैसे ही इस विवाह के साथ सुखों के एक नए मौसम की शुरुआत हो रही है। ये एक घोषणा है कि अब तक जो भी संघर्ष थे वे समाप्त हुए और यहाँ से एक सुनहरा दौर शुरू हो रहा है। ये उम्मीद और आशा से भरा एक क्षण है। हाँ, कवि ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि उस पल की भव्यता और महत्व पढ़ने वाले या सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाए। ये सिर्फ एक शादी का वर्णन नहीं, बल्कि एक आदर्श युग की स्थापना का क्षण है। कमाल है, मतलब एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर चुना गया है। हाँ, ताकि उस घटना के दिव्य महत्व को स्थापित किया जा सके। और इस पूरे जश्न, इस दिव्य माहौल के केंद्र में कौन है, ये हमें स्रोत की आखिरी पंक्तियां बताती हैं। और ये पंक्तियां ही इस पूरे प्रसंग का सार है। बिल्कुल, पंक्तियां हैं, मिथिला की गलियां बनी स्वर्ग का जीता जागता धाम, जोड़ी बनी सबसे सुंदर सीता और सिया राम। यहाँ पहली बात जो मुझे बहुत आकर्षक लगी वो है स्वर्ग का जीता जागता धाम। हाँ। ये नहीं कहा गया कि गलियों को स्वर्ग जैसा सजाया गया, नहीं, बल्कि वो स्वर्ग बन गई। क्या ये सीधे सीधे राम और सीता की दिव्य उपस्थिति की ओर इशारा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत गहरा अवलोकन है। इसका मतलब है कि जहां दिव्यता स्वयं मौजूद हो, उस जगह को बाहरी सजावट की जरूरत नहीं पड़ती। वो जगह अपने आप में ही तीर्थ बन जाती है। हाँ, धाम बन जाती है। मिथिला जो पहले से ही राजा जनक के कारण एक आध्यात्मिक नगरी थी, अब राम और सीता की उपस्थिति से उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई है। वो जगह ही बदल गई। उनका प्रभाव सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि उस स्थान की ऊर्जा पर भी पड़ रहा है। और फिर इस महाउत्सव का, दो राज्यों के मिलन का, देवताओं के आशीर्वाद का, हर चीज का निचोड़, सार। हाँ, सार आखिरी कुछ शब्दों में आ जाता है। जोड़ी बनी सबसे सुंदर, सीता और सिया राम। इतने बड़े पैमाने पर हो रही घटना आखिरकार एक जोड़ी पर आकर केंद्रित हो जाती है। हाँ, और यही इस पूरी घटना का दिल है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत आकर्षक है, और वो है सिया राम शब्द का प्रयोग। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया। ध्यान दीजिए, कवि ने राम सिया नहीं बल्कि सिया राम लिखा है। भक्ति परंपरा में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है। हाँ, मिलता है। क्या इस क्रम का कोई खास मतलब है? इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये परंपरा माता सीता यानी शक्ति को पहली प्राथमिकता देती है। अच्छा। ये इस विचार को दर्शाता है कि राम जो परम चेतना या ईश्वर हैं, वे अपनी शक्ति यानी सीता के बिना अधूरे हैं। सीता का नाम पहले लेना
उनके महत्व और उनकी प्रधानता को स्वीकार करना है। मतलब ये सिर्फ राम और सीता नहीं है, ये सियाराम है, जहां शक्ति और उसके स्रोत को एक अविभाज्य इकाई के रूप में देखा जाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह उस जोड़ी के पीछे के पूरे दर्शन को बदल देता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक शब्द का क्रम इतनी बड़ी बात कह सकता है। बिल्कुल। और ये अंतिम पंक्ति उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में स्थापित करती है, एक ऐसा आदर्श जिसका कोई मुकाबला नहीं, प्रेम, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक। उनकी ये सबसे सुंदर जोड़ी की छवि ही पूरे रामायण का केंद्रीय स्तंभ बन जाती है, जो सुख और दुख दोनों में एक मिसाल बनी रहती है। ये क्षण उनके अटूट संबंध का शिखर है। एकदम। ये वो सुनहरी तस्वीर है जिसे हमें याद रखना है, क्योंकि इसी शिखर के बाद उनके वियोग और संघर्ष की लंबी और कठिन यात्रा शुरू होती है। ये पंक्ति हमें वो आदर्श देती है जिसे बाद की हर घटना की कसौटी पर परखा जाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये कुछ पंक्तियां सिर्फ एक शादी का जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काव्य का एक ऐसा खूबसूरत नमूना है जो एकता, दिव्य आशीर्वाद, एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन और सबसे बढ़कर एक आदर्श रिश्ते की नींव रखता है। और ये वही विषय हैं जो आगे चलकर पूरे रामायण में गूंजते रहते हैं। ये सिर्फ कहानी की एक घटना नहीं, बल्कि पूरे महाकाव्य का बीज है, जहां से सब कुछ अंकुरित होता है। हाँ, अंकुरित होता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, और इस बातचीत के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने देखा कि स्रोत का ये अंश पूरी तरह से आनंद, उत्सव और संपूर्णता के एक क्षण पर केंद्रित है। हाँ, कोई दुख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जरा सी भी परछाई नहीं है, सब कुछ उत्तम है, आदर्श है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी कहानी की शुरुआत में इस आदर्श मिलन और चरम सुख का इतना भव्य वर्णन क्यों किया गया है? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आने वाले वियोग और कठिनाइयों के दर्द को और भी गहरा महसूस कराने के लिए ऐसा किया गया हो? अच्छा। शायद इस चरम सुख का वर्णन करने का असली उद्देश्य यही हो, ताकि जब ये आदर्श टूटे तो उस वियोग की पीड़ा और भी तीव्रता से महसूस की जा सके। शायद हमें शिखर इसलिए इतनी स्पष्टता से दिखाया जाता है ताकि हम खाई की गहराई का सही अंदाजा लगा सकें। बिल्कुल।